हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम डिस्कस करने वाले हैं 7 मई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिहाजे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, इंडियन इकोनॉमी में काम आएगा, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 में भी काम आएगा, जीएस पेपर 4 ऐसे सब में काम आएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंटल प्रोग्राम। यूएनडीपी जो है हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है। और इस साल जो 2025 की रैंकिंग है, इंडिया का रैंक कितना आया है? 130 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्री? 193। दैट इज डायरेक्टली, दैट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जाम, इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इंडिया पहले से 3 प्लेस जंप कर चुका और अभी रैंकिंग 130 चल रही है। बैकग्राउंड क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किसने किया? तो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक। आयरनी यही है, पाकिस्तान अपने खराब कामों के लिए जाना जाता है, बट यहाँ पे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक साहब अच्छे काम के लिए जाने गए और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हम कैसे मेजर करेंगे। बाद में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उसके अडॉप्ट कर लिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआर ऑल्सो प्रेजेंट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। और क्या होता है इस रिपोर्ट में? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भी बात होती है इस रिपोर्ट में, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात होती है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की भी बात होती है, एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात होती है। डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ये सारी चीज़ों की बात होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑल्सो इम्बॉडी करता है श्री अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच। अमर्त्य सेन एक इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट हैं, ये भी नोबेल प्राइज विनर है, महबूबुल हक भी नोबेल प्राइज विनर है। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन वेलबींग को अंडरस्टैंड करने के लिए, विच एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड्स, फाइनल ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट समझना कि आपका एंड गोल क्या है, कि आपका लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंपॉर्टेंट है, अच्छा होना चाहिए। अदर मीन्स लाइक इनकम पर कैपिटा, और मीन्स क्या है? पैसा आप कितना कमा रहे हो, पैसा से डायरेक्टली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जुड़ा हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो कोर पैरामीटर्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, जो इंडिकेटर हैं, वो कौन कौन है? अगर ह्यूमन डेवलप है तो एक डेवलप ह्यूमन और एक अनडेवलप ह्यूमन में क्या अंतर होगा? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। डेवलप कंट्री में ह्यूमन लोगों का जो लाइफ होगा वो अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री में तो ह्यूमन नॉलेजेबल होंगे, अनडेवलप्ड कंट्री में नॉलेजेबल नहीं होंगे, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी रहे होंगे। कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्रीज में। लॉन्ग एंड लेंथी लाइफ के अंदर इन सबको 1/3, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के अंदर 2 पार्ट किया जाता है। एक को बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है, मान लो एक बच्चा पैदा हो रहा है यूएस में, एक बच्चा पैदा हो रहा है इंडिया में, एक बच्चा पैदा हो रहा है आपका कोई दूसरी कंट्री, मान लेते हैं सोमालिया में, तो बच्चा जो पैदा हो रहा है, बर्थ बर्थ के टाइम पे उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना होगा, एवरेज एज वो कितना जिएगा, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यूएस में हो सकता है वो मोर देन 70+ हो, है ना, 78 79, ऐसे 75+ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इंडिया में भी नियर अबाउट 71 72 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सोमालिया में क्या होगा? एक्सपेक्टेंसी कम है तो वहाँ पे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ नहीं है, तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स खराब होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नॉलेज में क्या है? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक बच्चा पैदा होता है तो कितना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग वो करेगा, है ना। यूएस में हो सकता है कि अगर उसको 14 साल स्कूल करना है तो वो 13 साल कर पाएगा, एवरेज बच्चा 13.5 ईयर कर पाएगा। इंडिया में भी 12 साल कर पाए, फिर सोमालिया में भी कितना कर पाए? 9 ईयर से कर पाए। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और जो ऑलरेडी एडल्ट हैं उनका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि उन्होंने पहले कितना स्कूलिंग, एडल्ट लोगों ने कितना स्कूलिंग कंप्लीट किया हुआ है। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए क्या चाहिए? पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हो रहा है, और वो भी किस में होना चाहिए? पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी में होना चाहिए, डॉलर के टर्म में होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम में बनाया। द यूएनडीपी क्या है?
यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है टास्क विथ हेल्पिंग कंट्रीज एलिमिनेट पावर्टी, कंट्रीज को पावर्टी एलिमिनेट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करना, ये इनका काम होता है। यूएनडीपी को कब बनाया गया? 1966 में। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से किस पे चले आए? यूएनडीपी पे। यूएनडीपी ही यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंटल प्रोग्राम ही एचडीआई को रिलीज करता है। 1966 में यूएनडीपी को बनाया जाता है और इसका फोकस एरिया क्या होता है कि डेवलपमेंट कराना सस्टेनेबल तरीके से, गवर्नेंस डेमोक्रेटिक रखना, पीस बिल्डिंग करना, क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलियंस में काम आना। इसका मिशन एंड विजन क्या है? यूएनडीपी मैंडेट इज टू इन पावर्टी, पावर्टी खत्म करना, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को बिल्ड करना, रूल ऑफ लॉ को बिल्ड करना, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना। इट एडवोकेट्स फॉर चेंज, चेंज कनेक्ट कंट्रीज टू नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसोर्स टू हेल्प पीपल बिल्ड अ बेटर लाइफ। लोगों का बेटर लाइफ के लिए कौन काम करता है? यूएनडीपी। फंडिंग, इट इज फंडेड इंटायरली बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर नेशन। मेंबर नेशन जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम के, वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे ज्यादा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यूएस ही करता है। यूएस है, चाइना है, जापान है, ये लोग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ज्यादा करते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है उसका नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। अगर ये 25 रिपोर्ट है तो ऑब्वियस बात है इसमें थोड़ा पुराना डेटा यूज हुआ होगा, 2023 का, 24 का, 22 का डेटा यूज हुआ होगा। और इस बार हमारा रैंक जो आया वो कितना आया? 130, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ। और पहले से तो ये डेटा कब का यूज हुआ है? 2023 का। 2023 का डेटा यूज हुआ है। रिपोर्ट का नाम क्या है? 2025 रिपोर्ट इस साल आया है और हम 3 प्लेस ऊपर चढ़े हैं। 2025 रिपोर्ट का टाइटल क्या था? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। यहाँ पे आप देख सकते हो मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। कमेंडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म गेन इन हेल्थ। तो इसने इंडिया को कमेंड किया है कि बहुत अच्छा इंडिया, आपने हेल्थ पे लॉन्ग टर्म में अच्छा काम किया है, एजुकेशन पे भी अच्छा काम किया है, इनकम पे भी अच्छा काम किया है। इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर है, ये तो हो गया रैंक। रैंक तो आपको बेकार ही दिख रहा है, 130/193। बट रैंक के अलावा स्कोर, स्कोर हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता है? 1। इंडिया का स्कोर कितना है? 0.685। तो स्कोर इतना भी खराब नहीं दिख रहा है। 685 2023 में, मतलब 25 के इंडेक्स में 23 का डेटा, 23 में वो डेटा कैलकुलेट किया होगा तब जाकर 25 में रिपोर्ट आया है। 0.685 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। पहले 2022 में 0.676 का था। अगर हम देखेंगे 1990 के आसपास जब इंडिया एलपीजी रिफॉर्म करने वाला था तो बहुत कम था, 0.45 के आसपास हमारा हुआ करता था एचडीआई स्कोर। इसी बीच में अगर 2015-16 से 1921 की बात करें तो 135 मिलियन, 135 मिलियन कितना होता है? 13.5 करोड़ के आसपास लोग जो हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से स्केप हो गए, मतलब बच गए और पॉवर्टी से बाहर आए। स्टडी प्रोग्रेस आप देख रहे हो, 2014 से भी 0.615 स्कोर था हमारा, और पहले जाओगे 1990 में जाओगे तो हमारा स्कोर 0.4 के समथिंग था, और अभी हमारा स्कोर 0.685 था। कोविड में जरूर थोड़ा डिप किया था, तो कोविड के टाइम ही ऐसा था। अदरवाइज हमारा रैंक भले ही खराब चल रहा है बट स्कोर हमारा धीरे 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 काफी इंप्रूव हुआ है। 53% इंप्रूव हुआ है हमारा एचडीआई वैल्यू। कब से? 1990 से। साउथ एशिया के जो भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इनके कंपैरिजन में हमारा इंप्रूवमेंट ज़्यादा है। भले ही रैंक खराब हो बट इंप्रूवमेंट ज़्यादा है। कट ऑफ स्कोर क्या होता है? 0.6 से कम लाने वाले लोग लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग पहले लो ह्यूमन डेवलपमेंट थे, अभी हम लोग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। 0.6 से 0.699, हमारा स्कोर 0.68 से ज़्यादा है। तो 0.68 समथिंग जो हमारा स्कोर है, 0.685, 0.685 क्या है? इस कैटेगरी में आता है। तो इंडिया एक मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले आने वाले 2-3 साल में हम हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्री बन जाएंगे, जहां हमारा स्कोर 0.7 से ज़्यादा होगा। और वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्री बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1947 तक, 1947 से अगर हम 100 ईयर्स और जोड़ लेते हैं तो 2047 तक हम कोशिश करना चाहिए कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो 0.9 से ऊपर स्कोर हमारा चला जाए। की हाईलाइट्स और क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम ऑन द राइज। इनकम जो है इंडियन का बढ़ा है। ग्रॉस नेशनल इनकम जो है पर कैपिटा बढ़ा है। 2023 में ये $9,000 के आसपास आ गया है। 1990 में सिर्फ $2,000 था, तो लगभग 4-5 टाइम्स बढ़ा है तब से। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा रिफ्लेक्ट्स द एवरेज इनकम अर्न बाय अ कंट्री सिटीजन। ओवर 135 मिलियन इंडियन एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं।
क्योंकि उनको अच्छा हेल्थ मिला है, अच्छा एजुकेशन मिला है, अच्छा सैनिटेशन मिला है। सैनिटेशन याद है ना, मिलेगा ना विनोद? अच्छा बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स मिला है। एग्जाम्पल क्या है? हाउस होल्ड मूविंग आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू बेटर स्कूलिंग, एक्सेस हेल्थ स्कीम्स एंड स्टेबल जॉब्स। जीएनआई पर कैपिटा के हिसाब से हम बात करते हैं। अगर जिस कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम 5308 से कम है उसको लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री बोला जाता है। अगेन हम यहाँ भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में झूल रहे हैं। 5309 से 10,292, तो हमारा अभी भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। फिर हाई और फिर वेरी हाई के लिए $20,000, ऑलमोस्ट 19,955। इससे ज़्यादा अगर पर कैपिटा इनकम, एक पर्सन का इनकम, और ये पीपीपी में होना चाहिए। पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पेरिटी। जीडीपी या जीएनपी या जीएनआई, इन सबको मेजर करने के लिए ये तरीका हमारे पास एक नॉर्मल तरीका है। एक है परचेजिंग पावर पेरिटी, जिसमें हम बास्केट्स कंपेयर करते हैं। परचेजिंग पावर पेरिटी में आप बताओ कि कमेंट करके इंडिया का रैंकिंग जो है वो कितना है। जीडीपी के टर्म में अगर बात करें तो व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पेरिटी। फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, इंडिया का रैंक कितना है, ये आप कमेंट में बताओ। की हाइलाइट्स ऑफ द एसडीआर 2025 की हाइलाइट्स क्या है? हेल्थ इंप्रूवमेंट, लॉन्गर लाइफ्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया जो है 72 हो चुका है, बहुत बढ़िया। 1990 में 59 के आसपास ही था। इंडिकेट्स बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ने इसमें काफी हेल्प किया है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, इन सब से क्या इंप्रूव हुआ है? हेल्थ इंप्रूव हुआ है, काफी हद तक हेल्थ इंप्रूव हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुआ है। जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिस कंट्री का 60 ईयर्स से कम है, 59 से कम है। लो ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके हिसाब से हम हाई में आ रहे हैं। हमारा जो है 71.9 से भी ज़्यादा जा रहा है, हमारा 72 के आसपास पहुंच गया। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के टर्म्स में वी आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड हम लोग कर रहे हैं। स्कूलिंग की बात कर लेते हैं। हमारा स्कूलिंग का एवरेज कितना है? 13 ईयर्स। पहले कितना था? 1990 में 8.2 ईयर्स। ये सारा कंपैरिजन जो है, सारा कंपैरिजन मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट, यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एपीएससी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ये डेटा एकदम खटाखट यूज कर सकते हो। एंड देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। आप यूपीएससी का पेपर उठाकर देख लो, मेंस का पेपर 3 में, जीएस में, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो उसमें क्या करोगे? यही डेटा यूज करोगे कि हमारा ग्रोथ जो हो रहा है वो इंक्लूसिव है, डेटा बता रहा है। ठीक है। मेजर एजुकेशन पॉलिसीज दैट कंट्रीब्यूट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, समग्र शिक्षा अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये सब एजुकेशन के लिए किया गया। एनईपी 2020 प्रमोट्स टीचिंग इन रीजनल लैंग्वेज एंड फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है हमारा? परफॉर्मेंस टीयर। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग लेस देन 9 ईयर। लो ह्यूमन डेवलपमेंट 9 to 10.4 ईयर। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, अगेन हम यहाँ 12 ईयर और मोर में आते हैं। हमारा बच्चा कितने साल स्कूल जा रहा है? 13 ईयर। तो अभी हमने बहुत सारे परफॉर्मेंस अपने इंप्रूव कर लिए हैं। इनइक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटी रिड्यूसेस इंडियाज एसडीआई स्कोर बाय 30.7%। हम लोग सबसे ज्यादा कहाँ पीछे हैं? इनइक्वालिटी में, है ना। जहां अंबानी अडानी लोग बहुत ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, बाकी जो गरीब लोग हैं मेरे आपके जैसे, उनका इनकम काफी कम है। 30.7% जो है, ये इनइक्वालिटी की वजह से ही हमारा एचडीआई स्कोर कम हो गया है। वन ऑफ द हाईएस्ट रिडक्शन इन साउथ एशिया। इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई अकाउंट्स फॉर अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली इंडिया में अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज है, रीजन वाइज है, विलेज एंड अर्बन एरियाज वाइज है, जेंडर वाइज है, कास्ट वाइज है। जेंडर इनइक्वालिटी रिमेन सिग्निफिकेंट। फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स आर एंड पॉलिटिक्स इज स्टिल लो। रिसेंट पॉजिटिव मूव, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व किया है? वुमेन के लिए। तो आगे थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। इन सम स्टेट ओनली 20 से 25% ऑफ वुमेन आर इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कितना वुमेन होनी चाहिए? मोर देन 40%, 50% वुमेन होनी चाहिए, बट कुछ स्टेट में सिर्फ कितनी वुमेन है? 20% वुमेन ही आपका लेबर फोर्स का पार्ट बनी हुई है। आगे बात करते हैं टॉप 10 कंट्री। आइसलैंड जो है, आइसलैंड, नॉर्वे, यही दो कंट्रीज टॉप 10, टॉप 2 में, टॉप 3 में बनी हुई रहती हैं। आइसलैंड, आइसलैंड जो है ये नंबर 1 कंट्री है, आइसलैंड। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा बात करें तो और अदर रैंकिंग जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें इंडिया का स्कोर कितना है? 0.069, 16.4% इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इतने लोग हैं। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत खराब स्कोर है, 0.475। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में स्कोर कितना है? 0.403, और रैंक कितना है? 102।
ये डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली। तो ये सारा रैंकिंग जो है, ईच एंड एवरी रैंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर विच एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? 0.874। ठीक है, तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इतना है। स्कोर जो है, जेंडर इनइक्वालिटी स्कोर जो है 0.403 है। ठीक, तो ये स्कोर जो है हमारा आ रहा है। टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मतलब जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या है? पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? ट्रीज में बहुत सारे के ट्रीज होते हैं, है ना। जो भी फॉरेस्ट से चीजें निकल रही हैं, जो भी एनिमल से चीजें निकल रही हैं, ठीक है, जो भी हनी वगैरह बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से जो बेनिफिट आ रहा है, बेनिफिट कोई प्राइवेट कंपनी जाके वहां पे बेनिफिट निकाल रही है, कोई इंडिविजुअल वहां पे बेनिफिट निकाल रहा है, तो वहां आसपास की जो कम्युनिटी है उनके साथ उसका शेयरिंग होना जरूरी है। तो इसके ऊपर ये टॉपिक है, ये हमने लिया है डाउन टू अर्थ मैगजीन से, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ही मैगजीन है, और डायरेक्टली इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेक्स्ट क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जो कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही काम करती है ये। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज रिलीज न्यू रूल्स टू रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। बेनिफिट शेयरिंग कैसे होना चाहिए? फेयर एंड इक्विटेबल, एज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। न्यू बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशन क्या कहते हैं? नए जो बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशन है वो क्या कहते हैं? इट गवर्न्स हाउ बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज और डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन आर टू बी शेयर्ड। जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं या ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, हल्दी का, टर्मरिक का यूज या किसी पेड़ पौधे का यूज, उसको कैसे शेयर करना है एक दूसरे के साथ। It introduces a tiered benefit sharing structure. Tiered benefit sharing structure based on annual turnover of the user. यूजर के एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होता है कि कितना बेनिफिट शेयरिंग होना है। अगर यूजर 5 करोड़ का टर्नओवर कमाता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, तो कोई शेयरिंग नहीं करना है उसको। 5 से 50 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा, तो 0.2% ऑफ टर्नओवर, प्रॉफिट का नहीं, टर्नओवर का, है ना। फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ का अगर हम 0.2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? व्हाट इज द 0.2% ऑफ 50 करोड़? 10 लाख के आसपास जो है उसको बेनिफिट शेयर करना होगा। ठीक है, 0.4% अगर 50 से 250 करोड़ है, 0.6% अगर 250 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट हो रहा है। यूजर मस्ट सबमिट रिसोर्स यूजेज स्टेटमेंट एनुअली इफ टर्न ओवर एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर में स्टेटमेंट देना पड़ेगा। कल्टिवेटेड मेडिकल प्लांट एग्जाम्प्ट किए गए हैं, मेडिकल प्लांट जो कि कल्टिवेटेड है। अलाइनिंग विथ बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट भी हो चुका है। फॉर हाई वैल्यू और थ्रेटेंड स्पीसीज, हाई वैल्यू, रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स कहाँ पे मिलता है? पुष्पा देखा है ना आपने मूवी? पुष्पा वाला मूवी रेड सैंडर्स का ही तो वो लोग तस्करी करते हैं। अगरवुड, अगरबत्ती वाले वुड, सैंडलवुड। शेयरिंग मस्ट बी एटलीस्ट 5%, 5% शेयरिंग इसमें होना चाहिए हाई वैल्यू वाले में, है ना। 20% तक भी ये बढ़ सकता है कमर्शियल यूजेज में। द रेगुलेशन कवर रिसर्चर्स, IP राइट सीकर एंड इंक्लूड डिजिटल डेटा एज पार्ट ऑफ बेनिफिट शेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर एक कन्वेंशन है 1992। 1992 में जो रियो दो जनवरियो में जो अर्थ समिट हुआ, इसमें अर्थ समिट के टाइम पे 3 बॉडीज बनाई गई। एक बॉडी UNFCCC, ये UNFCCC किसके ऊपर है? क्लाइमेट चेंज। एक बॉडी UNFCBD, जिसका नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNFCCD। तो ये भी डेजर्टिफिकेशन के लिए है, ये क्लाइमेट चेंज और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए बॉडी बना 1993 में। 196 कंट्री ने रेटिफाई किया, यूएस ने रेटिफाई नहीं किया। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जो बेनिफिट अराइज हो रहा है उस बेनिफिट को शेयर करना, जेनेटिक रिसोर्स को शेयर करना। इट इज गवर्न बाई द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग बाईएनली, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसमें मिनिस्टर्स लोग जाते हैं, बाईएनली 2 साल में एक बार इनका मीटिंग होता है। इसी के तहत कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत नागोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 2010 में।
2014 में इन्फोर्स किया गया टू सप्लीमेंट सीबीडी, सीबीडी को सप्लीमेंट करने के लिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सप्लीमेंट करने के लिए। इट इंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्स बाय रिक्वायरिंग प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स। फेयर एंड अग्रीड रिसोर्स यूज होना चाहिए बिटवीन द प्रोवाइडर एंड यूजर ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। तो ये नाइगोया प्रोटोकॉल और जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सारा कुछ वैसे ही है और ये सब आप आराम से पढ़ते हो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंडिया ने बनाया, इंडिया ने सीधे सीधे लॉ बनाया। लॉ का काम क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का काम क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज इनेक्टेड टू रेटिफाई सीबीडी। इट मैंडेट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट थ्रू डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करके इसको क्या किया जाए? इंप्लीमेंट किया जाए। It mandates National Biodiversity Authority to focus on advising the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीधे सीधे एडवाइस करे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी किस मैटर पे? बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है, कैसे सस्टेनेबल यूज करना है कंपोनेंट्स का, कैसे बेनिफिट्स को शेयर करना है। साथ साथ में द एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स इन इट्स एम्बिट द ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट and application for intellectual property right relating to Indian biological resource. Indian biological resource कोई भी पेड़ पौधा है, कुछ भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कुछ भी ऐसा बायोलॉजिकल रिसोर्स है, एनिमल्स है, उससे रिलेटेड जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट्स को सीधे सीधे शेयर करना पड़ेगा। द एक्ट कवर्स फॉरेनर्स, नॉन रेसिडेंट इंडियन, बॉडी कॉर्पोरेट, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ईदर not incorporated in India or incorporated in India with non-Indian participation in its share capital or management। मतलब जो इंडियन कंपनी नहीं है उसको भी ये एक्ट कवर करता है। These individual or entities required the approval of National Biodiversity Authority। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है अप्रूव करती है बायोलॉजिकल रिसोर्स को कैसे, नॉलेज को कैसे शेयर करना है। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बना है सीधे सीधे 2003 में बना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को इंप्लीमेंट करते हुए एक स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी है। इसका मेन काम क्या है? रेगुलेट करना है बायोडाइवर्सिटी को, फैसिलिटेट करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंजर्वेशन इशू पे बताना, बायोलॉजिकल रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज, फेयर यूज, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट कराना। हेडक्वार्टर इज इंपॉर्टेंट, चेन्नई, तमिलनाडु। स्ट्रक्चर क्या है? अथॉरिटी सेक्रेटेरिएट होता है और एक्सपर्ट भी होते हैं। साथ साथ इसी एक्ट ने एक तो नेशनल कमिटी बनाया, नेशनल सीधे सीधे क्या बनाया? बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अलावा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी बनाए हर स्टेट में। तो ऑब्वियसली जितने स्टेट हैं इंडिया में सबने बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना रखा है। सॉरी, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का काम क्या है? एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, sustainable use of its component and equitable sharing of benefit, regulate by granting approval or otherwise request for commercial utilization or bio survey and bio utilization of any biological resource, perform such other function as necessary to carry out the provision of this act or to prescribed by the state government. Biodiversity Management Committee, as per the act, the local bodies constitute the BMC in accordance with section 41। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बॉडीज भी हैं और लोकल बॉडीज को भी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज बनानी है सो दैट कि कंजर्व कर पाए, प्रमोट कर पाए, सस्टेनेबल यूज कर पाए किस चीज़ का? आपका जेनेटिक रिसोर्सेज का, बायोडाइवर्सिटी का। हैबिटाट्स को प्रिजर्व किया जा सके, जो भी एनिमल्स के हैबिटाट हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड को कंजर्व किया सके। फोल्क वेराइटीज एंड कल्टीवर्स को बचाया जा सके। डोमेस्टिकेटेड स्टॉक्स, ब्रीड ऑफ एनिमल्स, इन सबको बचाया जा सके। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या होना चाहिए इस लोकल बॉडीज वाले कमिटी में? चेयरपर्सन होंगे, 6 पर्सन लोकल बॉडीज से नॉमिनेट किए जाएंगे जिसमें 1/3 जो है वुमेन होनी चाहिए और 18% SC/ST होनी चाहिए। तो ये 2 टॉपिक हैं, दोनों इंपॉर्टेंट थे, आप जरूर इसको ध्यान से समझिएगा। थैंक यू, जय हिंद।